हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, जिसमें पेज नंबर 71 तक और क्वेश्चन नंबर 264 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में सारे वीडियो है, तो ज़रूर देख के जाइए। जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे 69th वाले वो भी, और जो बिहार का टीचर का टीटी का जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन। तो आइए स्टार्ट करते बिना टाइम गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265। इसमें कह रहा है 1930 में गांधी जी ने, यानी महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ किया गया था साबरमती से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो ये यात्रा जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक चल के गया था। ठीक है, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ये यात्रा या ये सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया था गांधी जी के द्वारा। तो ये डेट आपको याद रखना है। ठीक है, साबरमती आश्रम से, देखिए यहाँ पे 80 चुने हुए साथियों के साथ करा, लेकिन 80 ने बेसिकली ये कितना था, 78 लोग थे। ठीक है, जो 24 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद वो दांडी पहुँचे 6 अप्रैल 1930 को, और वहाँ पे सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता जो सी राजगोपालाचारी थे, वो तिरुचेनगोड से आश्रम से लेकर तिरुचिरापल्ली के तक जाके उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 266 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। तो ये था कौन सा, चौकीदारी कर। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 266 का ए। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम से चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए चल दिए थे, और 24 दिन की लंबी यात्रा के दौरान 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया, क्योंकि वो चौकीदारी कर को विरोध करके, या कह सकते चौकीदारी कर जो नहीं देते थे, और ये जो है बिहार में चौकीदारी कर का विरोध जो बिहार में जो रहा अत्यधिक सफल रहा। क्वेश्चन है 267 नंबर, इसमें कहा जा रहा है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। तो देखिए, दांडी यात्रा जो है वो 24 अप्रैल तक चली थी, क्योंकि ये 12 मार्च को प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंच गए थे दांडी। क्वेश्चन है 268 नंबर, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। ये संगठित किया था अब्दुल गफार खां के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 268 का ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब हम लोग को समझ में आएगा आखिर ये खुदाई खिदमतगार था क्या। इसका एक्सप्लेनेशन है कि उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। उन्हें लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया था तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ठीक है, तो ये मेन था खुदाई खिदमतगार के द्वारा किया गया, जो उत्तरी पश्चिम प्रांत में किया गया था। कह सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया वाला जो अभी वर्तमान में बॉर्डर है, तो वहाँ पे किया गया था। और इसी टाइम में 1930 के टाइम में अगर हम लोग बात करें, तो ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में मुसलमानों ने खान अब्दुल गफार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेगूसराय के चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ये किसका हिस्सा हुआ करता था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा हुआ करता था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि दिसंबर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स का विरोध का प्रदर्शन हुआ। जाता कहाँ पे, बेगूसराय, मुंगेर जिला के आसपास में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हुए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद भी वे विसर्जित हुए। मतलब उसके बाद ही 146 बार वहाँ पे फायर हुआ था। अगर हम लोग यही बात करें कि सारण जिले में 27 बार फायर किया गया था इस विरोध को रोकने के लिए अंग्रेज के द्वारा। 270 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के भी नाम से जानते हैं, इसकी असफलता के बाद गांधी जी
ने महत्व दिया था, तो ये महत्व दिए थे क्या, रचनात्मक कार्यों में। ठीक है, अभी रचनात्मक कार्य का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों उत्थान के लिए, मतलब जो छोटे कास्ट के लोग थे उसको उत्थान में लग गए और सक्रिय राजनीति से स्वयं हट गया। ठीक है, फिर सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोध लीग का स्थापना किया गांधी जी के द्वारा। यहाँ से जो है एक साप्ताहिक पत्रिका छपता था जिनका नाम था हरिजन। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ करता था अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग के द्वारा। तो याद रखिएगा ये हरिजन साप्ताहिक पत्रिका जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। क्वेश्चन है 271 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये लिए थे मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मई 1930 को सैमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठन में कमीशन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। उस टाइम में प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराश एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कुल 89 मतलब 89 प्रतिनिधि ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ये महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखिएगा। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और कांग्रेस के मतलब दूसरा जब गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि जो महात्मा गांधी वो भाग लेंगे। भाग लेने वाले में प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुरिंदर सिंह मजीठिया। देखिए इसमें जितने भी लोग भाग लिए थे सब किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे अगर बात करें हम लोग दलित लोग को, तो उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो ये लिया गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है 273 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ये डेट एकदम रट लीजिए आप लोग। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता को जो है साइन हुआ। और इस समझौता के अनुसार क्या क्या हुआ था नीचे देखते हैं हम लोग। जो गांधी इरविन 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता होता है, इसमें प्रमुख बात यह था कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित करने को तैयार हो गए और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए तैयार हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब बंद कर दिया गया था? गांधी इरविन समझौता के बाद, और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उसको रिहा करने का आदेश दे दिया गया। ठीक है, लेकिन इसमें भगत सिंह वगैरह जो राजगुरु थे वो शामिल नहीं थे। तीसरा स्टेटमेंट है, विदेशी कपड़ा और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार दिया गया। जो उस टाइम में हुआ करता था, जो भी शराब पीना या इस सब के लिए तोड़फोड़ कर रहे थे तो उस पर धरना दे सकते थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से थे। ये बेसिकली मेन बात था गांधी इरविन समझौता का। तो देखिए चौथा बात है, समुद्री तट पे बिना नमक कर दिए नमक बनाने का अनुमति मिल गया, मतलब नमक बना सकते थे अब इंडियन। पांचवा बात हुआ था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौता ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को ये सम्मिलित नहीं किया गया था। मतलब ये तीनों जो बोले भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को, इसको नहीं छोड़ा गया था। बाकी जिस पे अगर हिंसा का मुकदमा नहीं है वो सब जितने युद्धबंदी थे उसको छोड़ दिया गया। तो इससे जनता जो है थोड़ा नाराज हुए। अगला क्वेश्चन है 274 नंबर, इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो डेट था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला था। लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय उदारवादी दल के नेता मुस्लिम लीग याद रखिएगा उदारवादी नेता के दल लिए थे, मुस्लिम लीग लिए थे, हिंदू महासभा लिए थे, दलित वर्ग लिए थे, व्यापारी वर्ग लिए थे तथा राजवाड़ों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था, किंतु इसमें कांग्रेस सम्मिलित नहीं हुई थी।
अगर बात करें हम लोग दूसरा गोलमेज सम्मेलन का, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन का जो डेट था 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। और लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का जो समय था वो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 नवंबर 1932 तक चला। और इसमें कांग्रेस ने इस सम्मेलन में वो बहिष्कार कर दिया। पहला और तीसरा में नहीं लिया था, लेकिन दूसरा में लिया था। 275 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? देखिए, नहीं, असत्य, ये सब जब भी पूछा जाए उसको मार्क जरूर कर लीजिएगा आप लोग, नहीं तो एग्जाम में छोटे छोटे से सिली से मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें भाग नहीं लिया था? तो देखिए, प्रथम में भी भाग नहीं लिया था और तृतीय में भी नहीं भाग लिया था। एक ही में लिया था, किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या खोजना है? जिसमें भाग नहीं लिया था उस सम्मेलन का नाम बताना है। तो प्रथम में नहीं लिया था और तीसरा में नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है 276 नंबर, इसमें कहा जा रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो ये जो असफल रहा, जिसमें गांधी जी थे, तो इसमें रहते सांप्रदायिक प्रतिनिधि को बात को लेकर ये सम्मेलन जो है असफल रहा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो चला था 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या का विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। और इसमें जो है दलित का जो प्रतिनिधि कर रहे थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलित के लिए जो है एक पृथक चुनाव मंडल की सुविधा की मांग थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। अतः अगर हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक गतिरोधक के कारण जो सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया और ये जो सम्मेलन है असफल रहा। अगला क्वेश्चन है 277 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो ये लौटे थे लंदन से। क्योंकि यहाँ पे क्यों गए थे? ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। कौन सा सम्मेलन था? दूसरा सम्मेलन था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 को प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बम्बई लौटे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उनका के लिए जो है समझौता नहीं किया। ये स्टेटमेंट था गांधी जी का जब लंदन से वो लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 278 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए, जो विवाद चल रहा था इरविन और गांधी के बीच, तो उसके बीच कोई तो होना चाहिए कि दोनों का समझौता करवा पाए। तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे कौन? तेज बहादुर सप्रू। तो सही आंसर हो गया 278 का सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम में जो तनाव चल रहा था, सोच रहे थे कि माहौल शांत हो जाए। तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर के प्रयत्न से, ये दो नाम याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्न से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुआ। फाइनली 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ, जो कि गांधी इरविन समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें क्या बात हुई थी, हम लोग पिछले क्वेश्चन में सब पढ़े ही थे कि नमक बनाने का परमिशन मिल गया, जिस पे हिंसा का विद्रोह नहीं था उसको जेल से छोड़ दिया गया। और अगर हम लोग बात करें, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 279 नंबर, इसमें कहा जा रहा है 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो ये किसके लिए? ये अछूतों के लिए बनाया गया था। तो सही आंसर हो गया इसका डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसके देखिए ये भी डेट पूछा जाता है। ठीक है, कि सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत कब किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा? तो 16 अगस्त 1932 को। इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल में कुछ सीट आरक्षित कर दी गई, जिसके सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना था। ठीक है, जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, एंग्लो भारतीय, महिला
को तो पहले से अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन का रहा, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमश दलितों वर्ग के लिए कितनी सीट दी गई थी? तो ये दिया गया था 71 और 147। मतलब सांप्रदायिक अवार्ड जो हुआ था, जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था, उसमें 71 सीट दिया गया था। लेकिन जब पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और उसके बीच, भीमराव अंबेडकर के बीच, तो उसमें कितना दिया गया है? उसमें 147 दिया गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीट की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़कर कितना कर दिया गया? 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि हुई थी। तो ये दोनों आपको याद रखना, 71 और 147। 282 नंबर, इसमें कहा जा रहा पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता का जो मेन उद्देश्य था वो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। तो क्या हुआ करता था? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 14 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 147 सीट आरक्षित की गई, जबकि सांप्रदायिक अधिनिर्णय में केवल 71 सीट की व्यवस्था की गई थी तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट की व्यवस्था की गई थी दलित वर्गों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये किया गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि बहिष्कृत भारत जनरल जो थे भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने जुलाई 1924 में बम्बई से बहिष्कृत हितकर्णी सभा का नामक एक संस्था भी बनाई थी। ठीक है। तो ये पूछा जाता कहाँ बनाया गया था? तो बम्बई में बनाया गया था। किसके द्वारा? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था। नंबर क्वेश्चन का रहा है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो वो कार्यकारिणी कमेटी 1937। ठीक है। तो 284 का सही आंसर है ये। और इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू राजस्व को समाप्त करने की नीति अपनाई, संयुक्त प्रांत और बिहार के काश्तकारी बिल पारित किए, सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों और साहूकारों को चुंगल से बचाने तथा सिंचाई प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है 285 नंबर, और यह कहा जा रहा है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? तो ये कहा गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। वे पंचशील के प्रेरणा तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 286 नंबर कि फरवरी 1938 में जो बिहार की चुनी हुई सरकार किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो ये दिया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मामले में। ठीक है। तो सही आंसर इसका हो गया डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें कहा जा रहा है वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुआ। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल गठन किए। ये याद रखिएगा, 6 प्रांत में किए थे, शायद 11 प्रांत में से। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 में चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दे में से एक था। कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारें ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नर ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेस सरकार ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। अगला क्वेश्चन है 287 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो देखिए इसमें जितने ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इसमें जितने नाम आपको दिख रहा है, जो स्वामी सहजानंद है,
जो वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा का स्थापना किया था, उसके बाद इसका जो सपोर्ट मिला था कार्यानंद शर्मा का भी मिला था, राहुल शंकरन का भी मिला था और यदुनंद शर्मा का भी मिला था। तो ये तो किसान से जुड़े ही हुए थे, किसान आंदोलन से, बाकी सब भी जुड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर हो गया ई। दिया हुआ है कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने के कार्य जो था वो कार्यानंद शर्मा, राहुल शंकरानंद, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा एवं वामपंथी नेताओं के सहयोग को मिला। अगला क्वेश्चन है 288 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पटना में, ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों ने एक अलग बैठक हुई जिसे अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गया। ठीक है, दिया गया। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना में। नंबर क्वेश्चन का रहा, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? ये किया गया था 1936 में। सही आंसर है ए। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्रा में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा के महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसका अध्यक्ष जो किया गया था, अध्यक्षता एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है 290 नंबर और इसमें कहा जा रहा है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नंबर का रहा है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा की पहला अधिवेशन हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब? 1936 में। 292 नंबर। इसमें कहा जा रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के कारण अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था। तो कब किया गया था उसके द्वारा? ठीक उसकी मृत्यु से पहले। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ये। देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था वर्ष 1936 में। वर्ष 1949 में मृत्यु के कुछ समय पूर्व सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। इस संगठन की मूलभूत मांग जो थी, जो जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोत को राष्ट्रीयकरण करना। अगला क्वेश्चन है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये हुआ करते थे लाला लाजपत राय। सही आंसर हो गया सी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एमएन जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण जो वर्ष था 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। ठीक है, इसी को देख के ये बनाया गया। इसीलिए भारतीय श्रमिकों संगठन ने आपस में संगठित होने का फैसला किया और इसके जो है प्रथम अध्यक्ष जो है बनाया गया लाला लाजपत राय को, तथा उपाध्यक्ष बनाया गया था जोसेफ बैप्टिस्टा को एवं महामंत्री बनाया गया था दीवान चमनलाल बजाज को। और इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष जो हुआ था 1929 में नागपुर अधिवेशन में। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई और इस समय जवाहरलाल नेहरू जो थे इनके अध्यक्ष थे। पूछ रहा 294 नंबर, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो ये समय हुआ करता था 1926 से लेकर 1939 तक। तो सही आंसर हो गया बी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का चरण समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद एन डांडे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में। सही आंसर हो गया इसका बी। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित है। तो सही आंसर हो गया 296 का सी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934 में हुआ था। स्थापना पटना में। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण अन्य सदस्य थे और अन्य सदस्य इनके कौन कौन से थे? जैसे अशोक मेहता थे, अच्युत पटवर्धन थे, मीनू मसानी थी, उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहरलाल, गंगा शरण सिंह, कमाल देवी चट्टोपाध्याय, ये सब प्रमुख नेता हुआ करते थे।
अगला क्वेश्चन है 297 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। तो सही आंसर हो गया 297 का सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन। कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र, नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव आदि के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है 298 नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण मेन थे। बाकी ये जो नाम सुने, जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल जो इस सबके सहयोगी हुआ करते थे। मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें कहा जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा नारायण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ये सब मिलकर किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो ये पहचाने जाते हैं लोकमान्य तिलक है, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और वर्ष 1998 में मरणोपरांत इसे क्या दिया गया? भारत रत्न प्रदान किया गया था। 300 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया अप्रैल 1946 को। 12 अप्रैल 1946 को जेल लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया। ठीक है, लाहौर के जेल में भी जयप्रकाश नारायण को बंद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 302 नंबर, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो ये थे सुभाष चंद्र जी बोस। तो सही आंसर हो गया बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कांग्रेस के हीरापुर जो कि गुजरातपुर में है, अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र जी बोस को मतलब निर्विरोध रूप से जो है ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र जी बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे। और ये सीतारामैया जो हुआ करते थे गांधी जी का कैंडिडेट हुआ करते थे, इनको हरा के सुभाष चंद्र जी बोस मतलब अध्यक्षता के लिए चुने गए। लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र जी बोस इस्तीफा दिए थे तो उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 303 नंबर, प्रांतीय सरकार को गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। सही आंसर ये हो गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दल को सफाया करते हुए 5 प्रांत में जो कि है मद्रास 65% मत के साथ 215 सीट मिले, यहाँ पे 215 में 159 सीट मिले। बिहार 75% के साथ जिसमें 152 सीट में 98 सीट मिला। मध्य प्रांत और बरार में 61% मतों के साथ 112 में 70 सीट मिला। संयुक्त प्रांत में 65% मतों के साथ जिसमें 228 में से 134 सीट मिला। और उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में 36 सीट मिला। इसमें पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन याद रखिएगा बंगाल में नहीं मिला। ठीक है, और पंजाब में भी नहीं मिला था। कांग्रेस बम्बई में जो लगभग पूर्ण बहुमत मिला था। असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, देखिए कहाँ कहाँ पे नहीं मिला था इनको। बंगाल में नहीं मिला था, पंजाब में नहीं मिला था, सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गया था। ठीक है, बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 3 जगह नहीं मिला था। तो इसमें क्या हुआ कि जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांत में क्या बनाए थे? अपना सरकार बनाए थे। 6 प्रांत में कौन? मद्रास थे, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था, बिहार था, बम्बई था तथा उड़ीसा में अपनी सरकार गठित की। बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत 56% मतों के साथ। तो इसमें क्या हुआ? बम्बई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत 56% मतों के साथ, इसमें 175 में से 86 सीट मिला था। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बम्बई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत
175 में से 88 सीट दिखाया गया, जो कि अन्य स्रोत के अनुसार सही नहीं है। क्वेश्चन है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। जो एक्सप्लेनेशन उस साइड है हम लोग देख लेते तो सही समझ में आ जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इस उद्देश्य से देशीय नरेश के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंधन करना था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य मेनली हुआ करता था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। तो सही हो गया 305 का बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते थे। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंध की जांच करना था तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासत के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेश ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि वह प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक प्रभुत्व क्राउन को दी है, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासत के पास है। तो इसीलिए मेनली किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ये किया गया था 1927 में। सही आंसर सी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न रियासत से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजक में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी उनका नाम था बलवंत राय मेहता, मनीलाल कोठारी, GR अभ्यंकर। 307 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हुआ करता था विंस्टन चर्चिल। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनके कार्यकाल जो वर्ष थे वो 1940 से लेकर 1945 तक था। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, पेज नंबर 77 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। और हाँ, BPSC का जो 69 BPSC का टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड किया जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। दोनों का अलग अलग प्ले लिस्ट है, तो जो लोग नहीं देखे हैं, जो इच्छुक है, तो वो जाके देखिए प्ले लिस्ट में। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।